दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। कल्पना एक सुबह जल्दी जल्दी मंदिर में पूजा करके हॉल में आती है, जहां उसकी सास साधना आराम से बैठकर फल खा रही होती है। तभी कल्पना उसे प्रसाद देते हुए बोलती है, ये लीजिए माँ जी प्रसाद। बड़ी जल्दी पूजा कर ली तूने बहू। अरे भगवान की साधना तो कम से कम मन लगाकर कर लिया कर। माँ जी, भगवान हमारी आस्था देखते हैं, किसने कितनी देर तक पूजा करी इस बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से बैठकर फल खा रही हैं यहाँ पर। कितना काम पड़ा है आपको पता भी है। इतना काम करना है तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे छैनी हथौड़ा लेकर पहाड़ खोदना हो। अरे घर के काम ही कितने होते हैं। माँ जी, घर का काम तो मैं रोज ही करती हूँ, वो थोड़ी ना आपको करने के लिए कह रही हूँ। अरे दिवाली आने वाली है तो पूरे घर की साफ सफाई भी तो करनी है और शॉपिंग वो भी तो करनी है। अरे हाँ, ये सही याद दिलाया तूने बहू। चल मिलकर घर की सफाई कर लेते हैं। इतना कहकर दोनों सास बहू घर की सफाई करने लगती है। कल्पना जाले साफ कर रही होती है। तभी वहाँ ऋषि आता है और बोलता है, क्या बात है, दोनों सास बहू आज काम वाली बनी हुई हो। अरे तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें भी सफाई करने का मौका मिलेगा। ये लो झाड़ू और रामू काका की तरह पूरे घर में लगा दो अच्छे से। जरा सी भी धूल नहीं दिखनी चाहिए मुझे। लगता है दोनों को टोककर मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। चल बेटा ऋषि, पकड़ झाड़ू और हो जा शुरू। इतना कहकर वो भी घर की सफाई करने लगता है और सुबह से शाम तक तीनों मिलकर घर को अच्छे से चमका देते हैं और थक हार कर सोफे पर पसर जाते हैं। तभी साधना बोलती है, सही कहा है किसी ने, दिवाली की सफाई में घर का सारा कचरा बाहर आ जाता है। कितना कबाड़ा निकला है आज। हाँ माँ जी, इसलिए दिवाली से पहले घर की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, तभी तो लक्ष्मी घर में प्रवेश करेगी। अरे सफाई करते करते मेरी आत्मा तक थक गई है। कल्पना, कुछ अच्छा सा खाने को बना दो यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारी सफाई तो आपने ही की है, हम तो झाड़ू पकड़ के हाथ में हवन कर रहे थे बैठकर। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं बनेगा ये खाना वाना। अरे तुम दोनों एक दिन की सफाई में इतनी नौटंकी कर रहे हो, अभी तो दिवाली की शॉपिंग भी करनी है, तब क्या होगा तुम दोनों का। वो सब बात की बात है माँ, इस वक्त तो मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर वो बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है, जिसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन कल्पना सब्जी लेकर लौट रही होती है तो बाजार में लोगों को दिवाली की खरीदारी करता देखकर, बाजार की ऐसी रौनक देखकर वो बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आज आते हुए मैंने बाजार में एक अलग ही रौनक देखी। चारों तरफ लोग दिवाली की खरीदारी कर रहे थे। हाँ बहू, दिवाली रोशनी का त्योहार है तो रौनक तो होगी ही ना। मैं भी सोच रही थी कि दिवाली की खरीदारी करनी है, क्योंकि बाद में ज्यादा भीड़ हो जाएगी और मुझे भीड़ बर्दाश्त नहीं है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैंने दिवाली के सामान की, लक्ष्मी गणेश पूजन की सारी सामग्री की लिस्ट बना लेती हूँ, फिर हम दोनों खरीदारी शुरू कर देंगे। इतना कहकर वो लिस्ट बनाने लगती है और अगले दिन वो लिस्ट अपने पति को देते हुए बोलती है, सुनिए जी, जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए, हमें दिवाली की शॉपिंग करने जाना है। अरे तो माँ के साथ कर लो ना जाकर, मुझे साथ ले जाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं, आपको हमारे साथ चलना है तो मतलब चलना है। और वैसे भी शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है, शॉपिंग पर तो आपको जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद तीनों कार में बैठकर मार्केट जाते हैं, जहां दिवाली के सामानों की भरमार होती है, जैसे रंग बिरंगी लाइटें, सजे हुए दिए, सजावट के सामान, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और भी बहुत कुछ। तभी कल्पना की नजर दियों पर जाती है और दोनों सास बहू दिए की शॉप से सुंदर सुंदर दिए लेते हैं। जिसके बाद वो लोग डेकोरेशन का सामान खरीदते हैं और उसके बाद कल्पना की नजर पटाखों की दुकान पर जाती है और वो बोलती है, माँ जी ऋषि, हमने दिवाली की शॉपिंग तो कर ली, पर हम पटाखों को कैसे भूल सकते हैं। चलिए ना पटाखों की शॉप पर। अरे बहू, तू कोई बच्ची है क्या जो तुझे पटाखे खरीदने हैं? क्यों फालतू की चीज में पैसे बर्बाद कर रही है? हाँ कल्पना, माँ सही कह रही हैं। और वैसे भी पटाखे जलाने से कितना पोल्यूशन फैलता है, ये तो तुम जानती ही हो ना। पर माँ जी, शादी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है,
बिना पटाखों के कैसी लगेगी रूखी सूखी सी। अरे बहू, दिवाली का मतलब क्या सिर्फ पटाखे फोड़ना होता है? ये तो खुशियों का त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। और ये फालतू में पटाखों के शोर में क्या रखा है? चल अब हम पूजा के लिए मूर्तियाँ खरीद लेते हैं। इतना कहकर वो तीनों मूर्ति की शॉप पर जाकर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की एक सुंदर सी मूर्ति लेते हैं और कुछ और सामान की शॉपिंग करके घर वापस आते हैं। जिसके बाद कल्पना किचन में जाकर पानी लेकर आती है और दोनों को देकर सामान की लिस्ट लेकर सामान देखने लगती है। तभी ऋषि बोलता है, अरे ये सामान कहाँ भागा जा रहा है? बाद में आराम से देखती रहना। अरे मैं तो बस चेक कर रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। कैंडल्स ले ली, लड़ियाँ ले ली, मूर्ति ले ली, रंगोली बनाने के रंग ले लिए, पूजा की सामग्री ले ली, मिठाई। अरे मिठाई तो हमने ली ही नहीं। अरे बहू, वो दिवाली से एक दिन पहले मैं खुद बनाऊंगी। वैसे भी दिवाली के टाइम पर मिठाइयों में बहुत मिलावट आती है, इसलिए मैंने जानकर नहीं ली। अच्छा माँ जी, बाकी सब तो ले लिया, लेकिन हमने दिवाली पर पहनने के लिए नए कपड़े तो लिए ही नहीं। उसकी तो शॉपिंग रह गई। और जो रिश्तेदारों को गिफ्ट देने हैं वो भी नहीं लिए हमने। चलो चलो वो भी लेने हैं। अरे तो चिंता क्यों कर रही हो? कल परसों में हम इन सब सामानों की भी खरीदारी निपटा लेंगे। ऐसे ही समय बीतता है। ऋषि कल्पना के साथ दिवाली के कपड़ों की शॉपिंग करने जाता है, जहां वो एक साड़ी की शॉप में जाते हैं और कल्पना दुकान वाले से बोलती है, भैया मुझे कुछ चंदेरी और कांजीवरम साड़ियाँ दिखाइए। जी मैडम, ये देखिए चंदेरी साड़ी में एक नंबर आइटम है। इससे अच्छी साड़ी आपको कहीं और मिलेगी ही नहीं। दिखने में तो अच्छी है पर कपड़ा कुछ खास नहीं है। अरे भैया कोई और दिखाओ। जी मैडम, बिल्कुल, और भी कई वैरायटी है हमारे पास। ये सब देखिए। वो उन सब साड़ियों में से 5-6 साड़ियाँ सिलेक्ट करती है, जिसके बाद वो कहती है, भैया ये साड़ी पैक कर दीजिए और हाँ, दिवाली का डिस्काउंट देना मत भूलना। जी मैडम, पूरे 15% का डिस्काउंट ऑफर है। क्या बस 15%? अरे भैया इतने कंजूसी, कम से कम 50% का तो डिस्काउंट देते। आप जल्दी पैक कर दो भैया और बिल भी बना दो। अरे ऋषि, कम से कम थोड़ी बार्गेनिंग तो करने दो। दिवाली के टाइम पर डिस्काउंट ही तुम लेडीजों का बार्गेनिंग होता है, समझी? चलो अब गिफ्ट्स भी लेने हैं। जिसके बाद वो लोग कुछ गिफ्टों की भी खरीदारी करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। जिसके बाद साधना बोलती है, तो बहू कर ली दिवाली की सारी शॉपिंग या अभी भी कुछ रह गया? रह गया है? क्या रह गया है? इतनी सारी शॉपिंग की और अब भी कुछ रह गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषि आप शांत हो जाइए, माँ जी तो बस पूछ रही हैं, आप टेंशन में क्यों आ गए? क्या करूं, दिवाली की शॉपिंग ने तो मुझे थका ही दिया है। ये लो वो लो, इतनी खरीदारी तो मैंने खुद से कभी नहीं की। अरे बेटा, ये साल का सबसे बड़ा त्योहार है, इसकी खरीदारी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? और अब तुम दोनों आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। इतना कहकर साधना किचन में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और दिवाली के एक दिन पहले दोनों सास बहू मिलकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती हैं और दिवाली की शाम को कल्पना सुंदर सी रंगोली बनाती है। जिसके बाद तीनों अच्छे से तैयार होकर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं और कल्पना ऋषि अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और घर में दिए जलाते हैं। जिसके बाद वो मिठाइयाँ देकर अपने पड़ोसियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं और गरीबों में मिठाइयाँ और कपड़े बांटते हैं। जिसके बाद वो घर वापस आते हैं और कल्पना कहती है, माँ जी मेरी पहली दिवाली और इसकी शॉपिंग मुझे हमेशा याद रहेंगे। हाँ बहू, क्योंकि इस शॉपिंग ने ऋषि के पसीने जो छुड़ा दिए। तो क्या हुआ माँ, मजा भी तो बहुत आया और शॉपिंग करने से ये दिवाली हो गई ना खुशियों वाली। जैस्मीन बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी, जो कि एक गरीब परिवार से थी। साथ ही वो घर के सारे कामकाज करने में बहुत ही सर्वोत्तम थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सुहानी और पिता बलबीर रहा करते थे। दोनों ने ही उसे बेहद प्यार से पाला पोसा था। ऐसे ही एक दिन वो बाजार से आ रही होती है कि उसकी टक्कर विशाल नाम के लड़के से हो जाती है। जैस्मीन के हाथ से सारे शॉपिंग बैग्स गिर जाते हैं। तभी वो कहती है, अरे दिखाई नहीं देता क्या आपको? सारा सामान गिरा दिया। ओह सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, मेरा ध्यान कहीं और था। इट्स ओके। ओह क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? हाँ बोलिए। जी क्या आप मुझे एड्रेस बता सकती हैं? जी लेफ्ट से आगे राइट जाकर 2 गली पार पर ही है ये एड्रेस। ओके
विशाल जैसे ही थोड़ी आगे जाता है, एक कार वाला उसे टक्कर मारकर भाग जाता है। ये देखकर जैस्मीन उसके पास फौरन आ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, जहां कुछ देर बाद उसे होश आता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब? क्या बताऊं, कमजोरी सी लग रही है। आपका घर कहाँ है? जी मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा घर अहमदाबाद में है। यहाँ सिर्फ कुछ महीनों के लिए काम के सिलसिले में आया हूँ। ओके, तो क्या आप अकेले रहते हैं? जी बिल्कुल। तभी नर्स अंदर आकर कहती है, मिस्टर विशाल, डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया है। मिस्टर विशाल, वैसे एक बात तो बताइए, आप अपना ख्याल अकेले कैसे रखेंगे? मैं चला जाऊंगा, रख लूंगा ख्याल, डोंट वरी। अरे अरे, आप तो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है, अपना ख्याल कैसे रखेंगे? चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। विशाल उसे लाख मना करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानती और उससे पूछ कर उसको उसके घर ले आती है और वहाँ जाकर उसके लिए काढ़ा बनाती है, उसका ख्याल रखती है, दवाई भी अपने हाथों से खिलाती है। ऐसा करके वो घर चली जाती है और जब तक विशाल ठीक नहीं होता, जैस्मीन रोज रोज उसकी देखभाल करने के लिए उससे मिला करती थी। इसी बीच दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। इतनी केयर करने के बाद धीरे धीरे विशाल को उससे प्यार हो जाता है और कहीं ना कहीं जैस्मीन भी उससे प्यार किया करती थी, मगर अभी तक उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन वो आती है और कहती है, हाय विशाल, अब तबीयत कैसी है आपकी? हाय जैस्मीन जी, बिल्कुल, आपने मेरा इतना ध्यान रखा, ठीक तो होना ही था। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। जैस्मीन उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है और उसके हाथ में देती है। दोनों कॉफी पी लेते हैं। जैसे ही वो खाली कप्स रखने जाती है, तभी विशाल उसका एक हाथ पकड़ लेता है और बेहद रोमांटिक तरीके से अपनी बाहों में खींचकर अपने करीब लाता है और अपने हाथ से उसके चेहरे के बाल पीछे करता है और कहता है, बस बहुत सेवा कर ली तुमने मेरी, अब मेरी बारी है। लेकिन विशाल जी, आपकी तबीयत? छोड़ो तबीयत को जैस्मिन, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। जैस्मिन, आई लव यू। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत, इश्क, प्यार हो गया है। मैं भी विशाल तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। तो कभी कुछ कहा क्यों नहीं? कभी हिम्मत ही नहीं हुई, बस ये सोचकर कि अगर मैंने कुछ भी आपको कहा तो आप मुझसे दूर ना चले जाएं। ऐसे ही दोनों अपना रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। घर जाकर जैस्मीन अपने पेरेंट्स को बता देती है। साथ ही विशाल भी अपनी माँ को फोन पर अपने रिश्ते की बात बता देता है और शादी करके आने की बात भी बता देता है। अगले ही दिन दोनों की धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है। उसके बाद दोनों ही सुहानी और बलबीर के पैर छूकर चंडीगढ़ जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और अगले दिन वहां पहुंच जाते हैं, जहां विशाल की मां संपदा दोनों का गृह प्रवेश करती है। कुछ दिनों में ही जैस्मीन ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। संपदा अपनी बहू को आवाज देकर कहती है, अरे बहू, अब चाय और नाश्ता लेकर आएगी या नहीं? महारानी अपने कमरे में ही बैठी हुई है। जी माँ जी, आ गई। वो मैं ऊपर कपड़े प्रेस कर रही थी। अरे मेरी अम्मा बातें ही बनाएगी या कुछ बनाकर भी खिलाएगी? इतना सुनकर जैस्मीन अपनी सास को चाय और नाश्ता बनाकर खिला देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जैस्मीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसी बीच उसे आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है और वो अपने पति से जिद करके उसे आइसक्रीम लेने के लिए भेज देती है। ये सब उसकी सास कमरे के बाहर से देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। आइसक्रीम का वेट करते हुए जैस्मीन कहती है, जैसे ही विशाल आएंगे मैं उनको ये खुशखबरी दूंगी कि वो पापा बनने वाले हैं। विशाल आइसक्रीम लेकर लौट ही रहा होता है कि रास्ते में उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है।
जिसकी वजह से वो वहीं दम तोड़ देता है। ये खबर सुनकर संपदा और जैस्मीन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। कल मुही खा गई मेरे बेटे को, हाय तूने ही भेजा था ना उसे बाहर। हाय हाँ माँ जी, मैंने भेजा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इनके साथ में ऐसा हो जाएगा। कुछ देर बाद दोनों उसका अंतिम संस्कार कर देती हैं। घर आने के बाद संपदा उसे खरी खोटी सुनाती है और उसे बहुत मारती है और कहती है, बेहया लिहाड़ी, तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। अरे मैं तो तुझे पहले से ही नहीं चाहती थी, बस अपनी बेटे की खुशी के लिए तुझे अपना लिया। हे भगवान, सब बर्बाद कर दिया तूने, अब निकल जा मेरे घर से। प्लीज माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। विशाल की ये आखिरी निशानी है, इसे मत मारिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी। माँ जी, प्लीज माँ जी। जैस्मीन अपनी सास से बहुत विनती करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। जैस्मीन वहाँ से निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में उसे एक आदमी बहुत परेशान करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। किसी तरह वो वहाँ से बचकर भाग जाती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। जैस्मीन एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है और उसे लेकर अपनी सास के पास जाती है, लेकिन इतने महीने बाद भी उसकी सास उसे माफ नहीं करती, न अपनी पोती को अपनाती। जबरदस्ती जैस्मीन कहती है, माँ जी एक बार अपनी पोती को तो देख लीजिए, प्लीज माँ जी, इसे आशीर्वाद दे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी, कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। अरे मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तेरी जैसी औरत को, ये मेरे बेटे का नहीं किसी और का पाप है। गुस्से में संपदा जैस्मीन के हाथ से बच्ची को लेकर जमीन पर फेंक देती है, जिससे उसकी नन्ही सी जान वहीं दम तोड़ देती है। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर जैस्मीन अपना आपा खोकर अपनी सास संपदा को चाकू से मार डालती है और बोलती है, माँ जी आपने ये अच्छा नहीं किया। मेरी छोटी सी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा था माँ जी, जो आपने उसकी जान ले ली। अब मैं जीकर क्या करूँगी, जब मेरी जिंदगी ही उजड़ गई है तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर जैस्मीन भी उसी चाकू से अपनी आत्महत्या कर लेती है और इस दुनिया को अलविदा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।